हेलो गाइज। सोशल साइंस का जो पेपर 9 अप्रैल को होना है उस सिलसिले में हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं, सोशल साइंस पार्ट 2, जिसमें पहला प्रश्न है, सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो गाइज, मैंने पहले आपको बताया था कि सार्क का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसमें जो है मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन देशों को शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो ये हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनता है उसका कल्याण करना, और दक्षिण एशिया क्षेत्र की जो जनता है उसके जीवन स्तर में भी सुधार करना, और इस क्षेत्र में जो निवास करने वाली जनता है या इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं इन देशों के अंतर्गत, उसमें आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाना। और सार्क का एक और प्रमुख उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना, और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना। और एक उद्देश्य इसका और है गाइज, सामाजिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तो आप समझ गए होंगे सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना तो पहले यह जानिए कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था, और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो गाइज, आर्य समाज के जो मुख्य सिद्धांत और कार्य ये थे कि समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां थीं उन्हें दूर करना। अब आप पूछ सकते हैं कि वो कौन कौन सी बुराइयां रही होंगी। तो उस समय समाज के अंदर बाल विवाह, यानी कि कम उम्र में, छोटी उम्र में शादी कर देना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और एक और सामाजिक बुराई थी गाइज, बहु विवाह, एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक शादियां करना। और एक और बुराई थी सती प्रथा। सती प्रथा का तात्पर्य है कि जिस पत्नी के पति की मृत्यु हो जाए वो विधवा हो जाती थी और उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं था, और यह व्यवस्था की जाती थी कि पति के साथ पत्नी को भी चिता की भेंट चढ़ा दिया जाता था। कहने का तात्पर्य था कि जब पति नहीं है तो पत्नी को भी धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह तो एक बहुत बड़ी बुराई थी गाइज, और आर्य समाज ने इस बुराई को दूर किया। और एक बुराई थी पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत जैसी तमाम जो बुराइयां थी समाज के अंदर, आर्य समाज के द्वारा उन्हें दूर किया गया, दूर करने का प्रयास किया गया। और कुछ चीज़ों पे अधिक जोर भी दिया गया। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, अंतरजातीय विवाह पर जोर दिया गया, और यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा पुनर्विवाह का भी आर्य समाज समर्थन करता है गाइज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आगे एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम लिखिए और उनके प्रमुख कार्यों को भी विवेचना कीजिए।
तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है उसका नाम है एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति। और राष्ट्रपति के जो प्रमुख कार्य एवं अधिकार हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक संकटकालीन शक्तियाँ या कार्य और दूसरा सामान्य शक्तियाँ। संकट काल की शक्तियों में मुख्य रूप से अनुच्छेद 352, 356 और 360 आता है। अनुच्छेद 352 देश के अंदर किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश के अंदर जब अंतर्कलह या युद्ध की स्थिति आती है या संघर्ष होता है तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश के अंदर आपातकाल लागू करता है। और एक उसकी शक्ति है अनुच्छेद 356, जिसके अंदर जब राज्यों के अंदर या भारत के किसी भी राज्य के अंदर जब कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति महोदय या यूँ कहें केंद्र सरकार उस राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 लागू कर देती है, यानी कि वहाँ पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है और प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और वहाँ की जो सरकार होती है वो निलंबित हो जाती है। और अनुच्छेद 360 इसका तात्पर्य है देश के अंदर आर्थिक संकट का उत्पन्न होना, आर्थिक आपातकाल। लेकिन गाइस अभी तक देश के अंदर कभी कोई आर्थिक संकट आया नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी भारत के अंदर कभी हुआ नहीं है। एक जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि यदि आपके मन में ये बात आए कि अनुच्छेद 356 यानी कि राज्यों के अंदर कोई संवैधानिक संकट आता है तो भारत का वह कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले भारत के अंदर पंजाब राज्य में किया गया। इस वीडियो का एक प्रमुख प्रश्न और अंतिम प्रश्न बचा हुआ है जो इस प्रकार है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, आपको जानना होगा कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। सबसे बड़ा तो अंतर ये है कि दोनों की व्यवस्था संविधान के अंदर की गई है। मौलिक अधिकार जो आपको शुरू में 7 थे, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें एक वित्तीय अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार उसे बोलते हैं, लेकिन बाद में उसे संशोधन करके विधिक अधिकार बना दिया गया। अब वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। इस प्रकार एक अधिकार कम हो गए और कुल 6 बचे। अब ये प्रश्न उठता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में मुख्य अंतर क्या है। तो गाइज आपको जानना पड़ेगा कि जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं उसके अनुपालन के लिए या देश का नागरिक उसे प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी बातें कही गई हैं उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी देश का नागरिक न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकता है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें कही गई हैं वो जो है बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन के लिए कोई भी नागरिक न्यायपालिका को मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक न्यायपालिका की शरण ले सकता है। यही मुख्य अंतर है। यहाँ पर एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है संविधान के अंतर्गत
वो हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व हैं राज्य के, जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ये जो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व शामिल किया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो हमने आपको बना के दिया। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही एक मानचित्र संबंधी प्रश्न है, उसको भी हम थोड़ा चाहते हैं कि यहाँ हम आपको बता दें। दिया है कि वह नगर जहाँ भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि वायुसेना हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, सभी के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो मानचित्र में आप जाएंगे तो जहाँ पर नई दिल्ली होगा वहाँ पर आप जो है निशान लगाएंगे और उस जगह का नाम नई दिल्ली जहाँ है वहाँ लिखेंगे, मानचित्र लेके भारत का, और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो गाइस ये राजस्थान में है और वो जगह है अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो भारत के मानचित्र को लेके आप अपने सामने रख लीजिएगा और वहाँ पर देखिएगा कि राजस्थान राज्य कहाँ है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर है ऊपर। तो आप वहाँ देखिएगा अजमेर जहाँ लिखा है वहाँ पर निशान लगा लीजिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और तीसरा है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। ये तो बहुत ही आसान है, ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित है। चौथा है वह स्थान जहाँ 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ। तो ये भी आप देख सकते हैं। 1857 की ईस्वी की जो क्रांति है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुरू हुआ 10 मई को। वो तारीख थी 10 मई, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में जाके मेरठ में इस जगह को चिन्ह लगाना है। वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है, तो आप जानते हैं कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो गाइज आज का वीडियो आपके लिए शायद सहायक हो और आप इसे देखिएगा और इसका अध्ययन करिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।